वेलकम डियर ऑल। इस सर्दी के मौसम में आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, जो कि कंटिन्यूटी में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जो वीडियो आपने लास्ट देखा हुआ था। अब देखिए, जो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो बात की थी वो सिर्फ बात की थी एक सिंगल चार्ज के लेकर। एक सिंगल चार्ज से हमने कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी थी, और हमने क्या देखा था, दो चार्जेस लगा दिए थे, दो चार्जेस के बीच में हमने एफ निकाल ली थी। बस हमने ये ही चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में हमें ना तो एक या दो चार्जेस से काम पड़ने वाला नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे घरों में वायर है, वायरों में जो करंट जा रहा है, क्या वहाँ एक या दो चार्ज ही जा रहा है? वो तो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअस जो चार्ज सिस्टम है, उसी को हमें पढ़ना है, उसी के बारे में हमें देखना है कि वहाँ से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंगल चार्ज के लिए तो हमने लगा दी, अब जो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगानी है हमें। और जो कूलाम लॉ, जो कि स्ट्रिक्टली सिर्फ बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में ही जो कूलाम फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फोर्स लगा सकते हैं, वो हम कैसे इस कंटिन्यूस सिस्टम में लगाएं। आर यू इंटरेस्टेड? अगर आप ये देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आएगा कि ऐसा हमें करना क्यों है, क्यों हम पढ़ें इस कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम को। तो उस सारे आंसर्स को देखने के लिए, जानने के लिए पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था एक ग्लास रॉड थी, और ग्लास रॉड को जो हमने सिल्क से जब हमने इसको रब किया था तो इसके ऊपर जो चार्ज आया था वो भी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। दूसरा एग्जाम्पल आप याद कीजिए, इंडक्शन जो हमने कराया था कि स्फीयर लिया था। कौन सा स्फीयर था? कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर में जो इसके ऊपर इंडक्शन से जो चार्ज आ रहा है, वो आपको ध्यान रखना है, चार्ज जो है सरफेस पर ही रहता है। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ये अंदर तक होता है। अब ये दोनों फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, लेकिन हमें ये दोनों सिमिलरिटी नज़र आ रही है। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर ये कंडक्टिंग है तो इसमें जो चार्ज जो है सरफेस पर ही होता है, क्योंकि कंडक्टर्स में चार्ज रिपल्सिव फोर्स की वजह से सरफेस पर आ जाए, चार्ज मूव करता है कंडक्टर्स में। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। जबकि नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आप प्लास्टिक को लीजिए, वुड लीजिए, इनमें अगर चार्ज मौजूद है तो वो चलता नहीं है, उनमें चार्ज चलता नहीं है, तो वो थ्रू आउट वॉल्यूम में अंदर तक रहता है। अब ये जो हमने बात की है, ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब है? ये मतलब हमें बेहद अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि सपोज़ कीजिए मैं एक वायर लेता हूँ, और इस वायर के ऊपर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक और वायर, और इसके ऊपर भी चार्ज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप जो नज़र आ रहा है, दो तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब आप देखिए ज़रा, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि सपोज़ मैं इतनी लेंथ की बात करता हूँ, इतनी लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, तो इतनी लेंथ में मेरे पास में यहाँ पर तो चार्ज मिल रहा है। इधर देखें, इसमें इतनी लेंथ में इतना ही सिंगल अमाउंट का चार्ज मिल रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी चार्ज हमें सेम अमाउंट में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये अमाउंट जो है वेरिएबल हो गई। यहाँ पर हमें 1 ही मिला, इस जगह पर हमें 2 मिल गया, और इस जगह पर चार्ज जो है 0 हो गया। तो ऐसे जो वेरिएबल चार्ज है पर यूनिट लेंथ, आपको नज़र आ रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसको हम एग्जाम्पल में कंसीडर करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, और जिसमें चार्ज थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, भले ही वो एक लाइन के अलॉन्ग हो, भले ही वो एरिया के अलॉन्ग हो, और भले ही वो वॉल्यूम के अलॉन्ग हो। अगर वो थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो हमारे जो कोर्स है उसमें हम टोटली सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को देखने वाले हैं। नॉन यूनिफॉर्म वी विल नॉट कंसीडर इन दिस वीडियो। यूनिफॉर्म के 3 केसेस बनेंगे, वायर के अलॉन्ग, एरिया के अलॉन्ग, और वॉल्यूम के अलॉन्ग। इन तीनों केसेस को सेपरेट अपन देखते हैं।
तो पहला केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि चार्ज, देखिए चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं एक लेंथ के अलोंग, ये लेंथ एक वायर के अलोंग भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है कि सरकमफ्रेंस कोई सर्कल है उसके चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान रखिएगा हम इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का केस ही कंसीडर कर रहे हैं। अब जरा आप देखिए कि ये मान लीजिए टोटल चार्ज हमारे पास में Q था, सपोज कीजिए ये चार्ज Q है और ये L लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है इस जगह पर, ये जो नज़र आ रहा है आपको। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं जी हमें तो ये इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, ये हमारा कितना चार्ज होगा ये हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि L लेंथ पर हमारा जो चार्ज है वो Q है, तो डेफिनेटली 1 पर जो हमारा चार्ज होगा वो होगा Q/L, और जो L लेंथ जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर चार्ज होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा L का। तो ये जो फैक्टर है ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिनोट करते हैं इसको लैम्डा से। और इस लैम्डा की सहायता से हम कितनी भी दूरी तक का हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसी लैम्डा की मदद से मैं इस वायर से काफ़ी दूरी पर r दूरी पर हम f भी निकाल सकते हैं, हम इससे e भी निकाल सकते हैं। ये मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हमें निकालना है। तब तक उससे पहले हमें समझना तो काफ़ी चाहिए ना, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जब भी वायर के अलोंग इन दोनों केसेस में आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो हम वहाँ पर एक डिफाइन करके चलेंगे लैम्डा को, जो कि होगी लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, और इसका नाम जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यूनिट जैसा आपको नज़र आ रहा है कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर ये केस आपको नज़र आता है तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें Q/L जो होगा, लैम्डा जो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ L की बजाय क्या करना है, इसका ये पूरा L हो जाएगा, और सर्किल का L आप अच्छी तरह जानते हैं 2πr होता है अगर इसकी रेडियस हम R कंसीडर करते हैं। गॉट इट। तो ये लैम्डा इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसा हो कि चार्ज जो है हमें लेंथ के अलोंग नहीं मिले, किसी एरिया के अलोंग मिले। अब आप बोलेंगे एरिया के अलोंग, मैं पहले बता चुका हूँ कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो एरिया के अलोंग हमको चार्ज मिलने वाला है, या फिर कोई प्लेट है उसके ऊपर भी चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अब यहाँ पर भी हमसे अगर मैं बोलता हूँ कि जो इसका टोटल चार्ज Q है और पूरा एरिया A पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड केस में हम एक क्वांटिटी सिग्मा को डिफाइन करके चलेंगे Q/A, और इस सिग्मा की वजह से, सिग्मा की मदद से हम कितने भी एरिया का चार्ज निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इतने एरिया पर कितना चार्ज होगा। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, ये शेडेड मैंने पोर्शन किया हुआ है, इसका एरिया अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैं A लिखता हूँ, तो इस पर कितना चार्ज होगा। तो हम अगेन मैथमेटिक्स लगाएंगे कि भाई एरिया पर हमारा चार्ज है Q, 1 पर हमारा चार्ज कितना होगा Q/A, और इस एरिया पर कितना चार्ज हो जाएगा इंटू A कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पर ये Q/A है उसको पहले ही डिफाइन कर लेंगे सिग्मा। तो हम कहीं भी हमें अगर चार्ज निकालना है कितने भी एरिया का, तो हम उस एरिया से सीधा इस सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, हमारा एरिया मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका बताइए, ये अगर आपको, ये मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसमें सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें सिग्मा हो जाएगा चार्ज। सपोज करिए वो दे के चलते हैं कि आप इसमें चार्ज है Q अमाउंट, Q कूलाम चार्ज है, तो Q पर यूनिट एरिया करेंगे तो पर यूनिट एरिया जो हमारा जो स्फीयर होता है उसका एरिया होता है 4πr²। ये याद रखना हमें, 4πr²। तो हमारी जो तीसरी थर्ड जो मैंने आपसे बोला था वो आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूम का चार्ज थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि केस बनेंगे आपको ध्यान रखना है नॉन कंडक्टिंग केसेस में। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है या फिर नॉन कंडक्टिंग आपको क्यूब मिल रही है, तो इसमें जो चार्ज होगा थ्रू आउट, अंदर से लेकर बाहर तक सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इनमें नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी होता है बाहर भी होता है,
तो ये थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज कीजिए इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, ये जो वॉल्यूम अंदर तक में हमने ड्रॉ कर दिया, इसमें कितना होगा। तो इसके लिए वॉल्यूम सपोज कीजिए v वॉल्यूम में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई टोटल जो जो हमारा पूरे का जो वॉल्यूम है v, उस वॉल्यूम में हमारा चार्ज है q, तो 1 में कितना हो जाएगा q बाई v, और ये जो स्मॉल v जो है हमारा उसमें कितना हो जाएगा इंटू v कर देंगे। तो ये जो q बाई v आ रही है इसका नाम होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको बोलते हैं रो। और इसकी यूनिट आपको अच्छी तरह से पता चल रही है, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और सिग्मा की यूनिट मैं अगेन यहाँ लिख देता हूँ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और लैम्डा की यूनिट यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कूलम्ब पर मीटर। तो आप इतनी नॉलेज आपको हो चुकी है कि आप पहचान जाएंगे कि कहाँ आपको लैम्डा लगाना है, कहाँ आपको सिग्मा यूज़ करना है, कहाँ आपको रो यूज़ करना है। तो ध्यान रखिएगा, एक हिंट मैं दे देता हूँ आपको, नॉन कंडक्टिंग में डेफिनेटली अगर 3D फिगर है तो यू विल गो फॉर रो, और बाकी में अगर नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग अगर आपको मिल रहा है स्फीयर, तो यू विल गो फॉर सिग्मा। अब यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ अप टू यू। यहाँ आप मुझे बताइए व्हाट यू आर गोइंग टू, विच क्वांटिटी यू आर गोइंग टू फाइंड हेयर। आप क्या यहाँ फाइंड करने वाले हैं, सिग्मा, रो या फिर लैम्डा। डेफिनेटली विल से इफ़ यू आर सेइंग इट रो, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ रो भी आप निकाल के मुझे बता दीजिए। रो हो जाएगा क्यू पर यूनिट वॉल्यूम, और जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक बच्चे बहुत कर जाते हैं, वॉल्यूमों को भूल जाते हैं, पर आपको ये भूलनी नहीं है। और अगर ये स्फीयर मैंने अगर यहाँ पर लिया होता, स्फीयर के लिए आपको वॉल्यूम कितना रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इतनी जानकारी करने के बाद अगर आपने इतनी नॉलेज ले ली है तो हम इनकी सहायता से अब देखिए कैसे चुटकियों में काम होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने वाले हैं, फोर्स हम निकालने वाले हैं। अब आप देखते हैं अपना जो इसमें कंटिन्यू आगे मैं करने वाला हूँ उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, उसके बिना हमारी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लैम्डा, सिग्मा, रो को यूज़ करना है हमें, और क्यों इन्हें यूज़ करना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब देखिए इसके लिए मैं क्या है कोई एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास में एक बहुत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन के अलोंग। ये लीजिए लाइन के अलोंग हमने ले लिया। अब आपसे बोला जाता है कि यहाँ इस पॉइंट पर सपोज कीजिए हम ई निकालिए। व्हाट इज ई, या एफ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए ई निकालने के लिए आपको याद हो, आप इंडिविजुअल चार्जेस से ई निकालते, फिर यहां पर इन सबका वेक्टर सम करते, तो वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्यूबरसम हो जाता, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। हम दो या तीन चार्जेस के लिए हम इंडिविजुअल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर चार्जेस दिए हुए हैं तो वो करना इट इज नॉट फीजिबल एट ऑल, हम उसको कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये इस लैम्डा से हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन करके चलेंगे, हम तुरंत पहचान जाएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि ये चार्ज जो है, टोटल जो चार्ज है वो कितना है। तो टोटल चार्ज सपोज करते हैं अपन कि टोटल चार्ज क्यू है। अब आप ये इसमें पिक करिए कि लाइन के अलोंग है कि सरफेस के अलोंग फैला हुआ है या फिर वॉल्यूम के अलोंग है। तो सीधा आपको दिख रहा है लाइन में जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। हम यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करके चलेंगे, Q बाई एल सपोज करते हैं। इसकी पूरी की लेंथ कितनी थी, L के अलोंग ये फैला हुआ। अब हमें यहां पर जो पॉइंट पर E निकालना है, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक छोटी लेंथ मानेंगे, स्मॉल लेंथ। अब ये जो स्मॉल लेंथ मानी है इसको हम सपोज करते हैं DL लिख लेते हैं। तो आप देखिए बहुत छोटी लेंथ मानी हुई हमने DL, तो DL में जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज जो है विल बी एक्टिंग लाइक पॉइंट चार्ज। तो इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज एक्ट्स लाइक पॉइंट चार्ज, जबकि यहां जो चार्ज था पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं था, तो हम फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते थे। तो हमने इसको, आपको यहां पर लग रहा है ये बड़ा,
हमने क्या वास्तव में बहुत ही छोटा माना, मतलब ऐसे इतना छोटा सा पीस मान लिया था। तो उसमें जो भी चार्ज मौजूद था, वो चार्ज जो एक्ट कर रहा था, किस तरह से वो चार्ज एक्ट कर रहा था, डियर ऑल, इट वाज एक्टिंग लाइक पॉइंट चार्ज। तो हमारा पहला काम तो होगा इस डीएल में कितना चार्ज है उसको निकालने का। तो हम जब हमारा ये पॉइंट चार्ज हमारा निकल जाएगा, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, E=KQ/R², हम आराम से लगा सकते हैं। गॉट इट। लेकिन इसमें लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो Q डैश, जो इसका जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो निकालना है। तो इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज होगा लैम्डा की सहायता से हम इस पर चार्ज निकालेंगे। कैसे, आपको पहले ही बता रखा है। इसमें लैम्डा से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चार्ज मिलेगा DQ, स्मॉल चार्ज। तो Q लिखी है, DQ लिखी है, वो चार्ज हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर DQ। करेक्ट। और सपोज करते हैं इस चार्ज से दूरी थी हमारी ये R, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया E=KQ/R²। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर ये जो पूरे का तो ई नहीं बनाना, ये तो सिर्फ छोटे से पॉइंट चार्ज, छोटे से हिस्से का ई था। तो छोटे से हिस्से के ई के लिए हम इसको लिख देंगे डी। गॉट इट। अब ये डी बन गया। अब डी बन गया तो बस हमें क्या करना है, इसमें जो के था, इसमें DQ था, इस DQ की वैल्यू हम उसमें उठा के रखते हैं। तो DQ की वैल्यू क्या होगी हमारी, DQ की वैल्यू लैम्डा DL, ये लैम्डा DL DQ हो जाएगा और अपॉन R² हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहले जान चुके हैं कि लैम्डा का लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, उस लेंथ का चार्ज हमें मिल जाता है। अब जैसे हमें मिला DE, तो हमें पूरे का निकालना है। ये तो एक छोटे से इस पॉइंट का मिला था, छोटे से का मिला है, इतने शेडेड पोर्शन का मिला है। तो पूरे का कितना होगा, पूरे के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे। दोनों टर्म इंटीग्रेशन लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे जो हम इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लेते हैं। पूरे का इंटीग्रेशन तो E लिख लेंगे। जो हमें ये पूरा इंटीग्रेशन, E का मतलब क्या हुआ, किसकी वजह से ले रहे हैं आप इंटीग्रेशन, ये पूरा जो लाइन चार्ज है इसका, इससे कितना आया इस पॉइंट पर। तो इसमें जो कांस्टेंट है K, उसको बाहर ले लीजिए। लैम्डा खुद एक कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बाहर ले लीजिए। बचा क्या अंदर, DL/R² बचा। और इसमें E में अगर आप वेक्टर देना चाहते हैं, इसको E को वेक्टर बनाना चाहते हैं तो E वेक्टर लगा लीजिए। और यहाँ K लैम्डा इंटीग्रेशन DL/R², और यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको R कैप कर दीजिए। और R कैप क्या है, R कैप यहाँ पर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट। तो ऐसे हम इनकी सहायता से हमने देखिए ये पूरा हमें कैसे अप्लाई किया हुआ था, लैम्डा की सहायता से हमने E निकाल लिया, जो कि हम E निकालना हमारे लिए संभव नहीं था। इसी तरह से अगर हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस किसका लेते हैं, मान लीजिए चार्ज जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता, एक कोई प्लेट ले लेते हैं, तो सरफेस के अलोंग हमारा बहुत लंबी चौड़ी प्लेट थी, वहां पर ये चार्ज फैला हुआ था। अब इतना फैला हुआ चार्ज है, इससे हमें निकालना है। तो इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम डिफाइन क्या करेंगे, हम इसमें चार्ज फैला हुआ था, हम इसमें डिफाइन करेंगे, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली, सिग्मा। और इसको सिग्मा को डिफाइन करेंगे Q अपॉन पूरा जो एरिया होगा। पूरे का इसका हमने मान लिया, सपोज करिए एरिया A है और पूरे पे चार्ज कितना है, Q है। तो इसमें सिग्मा हमने डिफाइन कर दिया। अब हमसे बोला गया कि आप बताइए इससे R दूरी पर यहां पर E कितना होगा। तो E निकालने के लिए अगेन हमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। क्यों दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो है ही नहीं, ये तो बहुत लंबी चौड़ी प्लेट बन गई। और हमने जो पढ़ा हुआ है फॉर्मूला E=KQ/R, उसका वो सिर्फ पॉइंट चार्ज का पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए भी हम क्या करें, इसके लिए हमको क्या करना है, एक छोटा सा पीस मानेंगे, पॉइंट चार्ज जहां पे बन सके। अब यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना ध्यान रखना, आप इसको क्या मानना है, DA मानना है। ठीक है, DA मानना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। इसमें L और वो कुछ नहीं मान लीजिएगा आप, इसमें हमें क्या मानना है, DA। तो हम DA पे चार्ज कितना होगा, DA पे चार्ज होगा, हम सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा इंटू DA इसके ऊपर चार्ज होगा। अब जो सिग्मा इंटू DA ये पॉइंट चार्ज ही काम करेगा, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इंटू DA। अब इससे R दूरी पर जो E कितनी होगी, हम उसको लिखेंगे DE, और DE होगी, और उसमें हम कितनी होगी वो DE, Q डैश मतलब DQ/R², अगर ये दूरी R² है,
तो ये जो चार्ज हमने अभी फिलहाल क्या माना हुआ था, छोटा चार्ज है, इसलिए डी क्यू रिप्रेजेंट किया हुआ है। और डी क्यू को हम पहले लिख चुके हैं, डी क्यू चार्ज कितना होगा इसमें, सिग्मा इंटू डी ए। अगर ये एरिया इसका डी ए है तो हम इसमें क्या लिख देंगे, के इंटू डी क्यू के बदले उठा कर लिख देंगे सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर करेंगे। ये डी ई होगा। अगर इसका पूरे का निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे का ये ई आ जाएगा, इंटीग्रेशन निशान रहेगा। और जो भी चीज़ें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे इसमें इंटीग्रेशन से, के सिग्मा इंटीग्रेशन जो हमारा बचा रह जाएगा वो बचा रह जाएगा अंदर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर लगाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आर कैप कर देंगे। इसकी सहायता से हमने ये निकाल दिया। अब थोड़ा सा एक चीज और आप इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, याद रखने के लिए भी है और थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। जो अगर एग्जाम में लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपकी कॉपी को कोई चेक करेगा वो एकदम से इंप्रेशन आपको बढ़िया जाएगा। आप इसमें यहाँ लिख दीजिए एस, इस इंटीग्रेशन के नीचे एस। एस का मतलब आपने सरफेस का इंटीग्रेशन किया हुआ है। और यहाँ जो आपने किया था, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लाइन के लिए एल लिख दीजिए। ये लाइन इंटीग्रेट का डिनोट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम आपसे बोला जाए कि आप भाई क्यूब का निकालिए, तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब बना लीजिए। और क्यूब का पूरे का वॉल्यूम हमने मान लिया v, और इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है पूरी क्यूब में अंदर तक, तो इसके लिए हमने मान लिया पूरे का वॉल्यूम v। तो यहाँ हम डिफाइन करके चलेंगे रो। तो रो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल चार्ज जो था क्यू मान लीजिए, सपोज करो क्यू था, क्यू डिवाइडेड बाई वो v। तो अब हम एक पॉइंट चार्ज छाटेंगे, इसमें इतना वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लेना है, इतना वॉल्यूम को इतना वॉल्यूम dv। और यहाँ से r दूरी पर हम क्या निकालनी है, e निकालेंगे। पूरे से e निकालनी है ना हमें, पूरे से r दूरी पर। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम से अंदर बीच में एक वॉल्यूम ले लेंगे कोई, ये अंदर ड्रॉ कर लीजिए आप इस वॉल्यूम को। यहाँ पर एक वॉल्यूम ड्रॉ कर लिया हमने। इस वॉल्यूम से, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा पहले तो वो निकालेंगे। इस वॉल्यूम में चार्ज होगा, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे इस dv को। तो इससे r दूरी पर जो हमारी e होगी उसको हम लिखेंगे de। तो de हमारी कितनी हो जाएगी, k q मतलब dq। इसमें चार्ज कितना अंदर मान लिया, dq। तो k dq ओवर दूरी r स्क्वायर। और इसका पूरे का हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो मिल जाएगा हमारा e, और यहाँ पाएगा इंटीग्रेशन k, और डी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो रो dv लिखेंगे। तो रो dv अपॉन आर स्क्वायर। और जो भी चीजें इनमें से होंगी उनको बाहर ले लेंगे। तो इसमें से जो बाहर आएगा वो हमारा हो जाएगा, इंटीग्रेशन में रो कांस्टेंट होगा, और ये dv अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें आप इसको वेक्टर लगाने के लिए इस पर आर कैप कर लीजिए। आर कैप कर यहाँ पर इंटीग्रेशन को आगे हम और सॉल्व करेंगे। जो फिगर होगी ना उनके इंटीग्रेशन को मैं आपको सॉल्व करके और दिखाऊंगा, क्वेश्चंस लेंगे उसमें हम आगे फर्दर, इसमें इसी प्रोसेस से फर्दर आगे भी चलेंगे हम। इन इंटीग्रेशंस को मैं सॉल्व करूंगा आगे तक। तो इसमें बस यहाँ पे v लिख लीजिए। v से ये पता चल जाएगा कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। गॉट, इस तरीके से हमें इसको यूज करना है, इन सारी चीजों का इस तरह से यूज करके हमें जो है ये पूरा ये कैलकुलेशंस लगानी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। आप इसमें कमेंट जरूर करिए, प्लीज लाइक तो बनता है, आप इस पर लाइक भी करिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, इसमें फर्दर आगे चलेंगे, इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे और कंसेप्चुअल चीजें को हम समझते चलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।